कुछ और एमसीक्यूज रिव्यू करते हैं. प्लीज रीड द टेक्स्ट. अब इसमें ईयर ओल्ड वन में गुड पास्चर सिंड्रोम जो भी हुआ, यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया. क्रॉनिक रीनल फेलियर में हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और हाई ब्लड प्रेशर और इसके साथ हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है. तो चेस्ट एक्सरे में हार्ट एनलार्ज मिला. तो ये अब पूछा गया है हार्ट एनलार्ज किस प्रोसेस से हुआ. ए है हाइपरट्रॉफी, बी है फैटी इन्फिल्ट्रेशन जो कि गलत है, सी हाइपरप्लेजिया ये भी गलत है, फैटी डिजनरेशन ये भी गलत है, और एडीमा भी गलत है. इसका करेक्ट आंसर है हाइपरट्रॉफी. जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट को अगेंस्ट ए हाई प्रेशर काम करना पड़ता है, जिससे कि मायोकार्डियल फाइबर्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि increase in size of the myocardial fibers, not an increase in the number of these fibers. तो correct answer A है. The ongoing pressure load of the systemic hypertension led to myocardial fiber hypertrophy and a heart that increased in size. अब renal failure बताया कि renal failure often leads to hypertension and vice versa. यानी कि रीनल फेलियर से हाइपरटेंशन हो जाती है, और हाइपरटेंशन से आमतौर पे रीनल फेलियर इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट. अब इसमें 29 ईयर ओल्ड वाइट मैन है जो कि बीच एरिया में कुछ टाइम गुजारने के बाद उसका डार्कर कंप्लेक्शन हो जाती है, लेकिन ये डार्क कंप्लेक्शन ठीक हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस कलर आ जाता है विद इन अ मंथ. तो इस सब चेंज कलर स्किन कलर चेंजेस में क्या क्या चीज कौन सा प्रोसेस या क्या चीज इन्वॉल्व होती है. आयरन ऑक्साइड ये ठीक नहीं है, गलत है. ये पाइपिफस पिगमेंट है, ये भी गलत है. और ये होमोजेनेसिक एसिड भी गलत है, और ग्लाइकोजन भी इरेलेवेंट है. तो ये इसका करेक्ट आंसर है टायरोसिन. होता ये है कि जब मेलानोसाइट में मेलानिन बनती है तो मेलानोसाइट में एंजाइम होता है टायरोसिन जो कि ऑक्सीडाइज करता है टायरोसिन को. टायरोसिनेज एंजाइम प्रेजेंट इन मेलानोसाइट्स ऑक्सीडाइजेस टायरोसिन जो कि अगले इंटरमीडिएट के लिए डाईहाइड्रोफिनाइल एलानिन. तो डाईहाइड्रोफिनाइल एलानिन से फिर आगे मेलानिन बनती है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टायरोसिन इसमें इन्वॉल्व है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट. अब इसमें ये बताया गया कि स्टडी एक की गई जिसमें के predisposing risks for tissue cellular changes.
टिश्यू सेलुलर चेंज के रिस्क फैक्टर्स मालूम करना थे, तो कुछ पर्सन्स में एपिथेलियल मेटाप्लेजिया मिला। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ऑप्शंस हैं, इनमें एपिथेलियल मेटाप्लेजिया किससे होता है? ए है टैनिंग ऑफ द स्किन फॉलोइंग सनलाइट एक्सपोजर। पहले तो ये कि एपिथेलियल मेटाप्लेजिया होता क्या है? एपिथेलियल मेटाप्लेजिया इज द सब one type of mature epithelium by another type of mature epithelium. तो टैनिंग ऑफ स्किन का एपिथेलियम चेंज होने से कोई ताल्लुक नहीं है। लैक्टेशन फॉलोइंग प्रेगनेंसी भी इररेलेवेंट है, और ये एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन बिल्कुल इररेलेवेंट। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लेकिन ये उससे मेटाप्लेजिया नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी, actually vitamin A is necessary to maintain epithelia, and squamous metaplasia of the respiratory tract may occur if there is vitamin A deficiency. यानी कि vitamin A deficiency one of the risk factors है in producing squamous metaplasia in the respiratory system. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, the vitamin A deficiency. Question, please read the text. अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट में डिजीज प्रोसेस मालूम करने के लिए कि जिसमें स्कैटर्ड लॉस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स होता है और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस उसकी होगी एक्सिस विद सेल फ्रेगमेंटेशन। ओवरऑल टिश्यू स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। तो ये प्रोसेस किस डिजीज में होगा टिपिकली? ए है वायरल हेपेटाइटिस, बी है ब्राउन एट्रोफी ऑफ द हार्ट, ये इररेलेवेंट है। रीनल रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगी जब ट्रांसप्लांट होगा, तो ये इस क्वेश्चन में बिल्कुल इररेलेवेंट है। क्रॉनिक अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये क्रॉनिक प्रोसेस है जिसमें के अल्कोहलिक लिवर में इंजरी होती है और फिर सिरोसिस हो, क्रॉनिक लिवर डिजीज बनती है, और बाद बाद ओवरडोज भी इररेलेवेंट है। तो लेकिन वायरल हेपेटाइटिस में जो कि इसका करेक्ट आंसर है, वो तो यह है कि इंडिविजुअल सेल इंजरी होती है। वायरल इन्फेक्शन लीड्स टू एपोटोसिस विद इंडिविजुअल हेपेटोसाइट नेक्रोसिस। इंडिविजुअल हेपेटोसाइट इंजरी में डेथ होती है एपोटोसिस से, either from effects of viral replication or from the body's cell-mediated immune response with toxic cytotoxic T lymphocyte। यानी कि cytotoxic T lymphocytes programmed cell death करते हैं इसकी, कि जो कि एपोटोसिस होती है। तो करेक्ट आंसर इसका है ए, एपोटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट। अब 60-year-old वुमन में ग्रेट टो और सेकंड और थर्ड टोस का कलर चेंज होता है, रेड ब्लैक हो जाता है।
और ये कुछ होता है और इसमें बाद में गैंग्रीन हो जाती है, इंफेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है और ये सब कुछ होता है डायबिटीज मेलाइटिस में। डायबिटीज मेलाइटिस में ये कॉम्प्लिकेशन जो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से वास्कुलर डैमेज होता है और ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लड फ्लो शट डाउन हो जाता है जिससे कि इन्फेक्शन होती है, टिश्यू नेक्रोसिस होती है और फिर ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन होता है और गैंग्रीन हो जाती है। तो ये सब बयान किया गया है इस क्वेश्चन में और इसका आंसर है डायबिटाइटिस। गाउट में ऐसा नहीं होता है, ब्लंट फोर्स ट्रामा में गैंग्रीन नहीं होगी, एड्स आर्थराइटिस सब इररेलेवेंट हैं। तो करेक्ट आंसर है डायबिटीज मेलाइटिस जिसमें कि गैंग्रीन नेक्रोसिस होती है और गैंग्रीन नेक्रोसिस डिस्क्राइब की गई है। ओक्लूसिव पेरिफेरल वास्कुलाइटिस इज टिपिकल फॉर डायबिटीज मेलाइटिस और इसी वजह से ओक्लूसिव पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज डायबिटीज मेलाइटिस में ये जो डॉर्सल स्पिडस आर्टरी जो फील नहीं हो रही है और दूसरी जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो भी फील नहीं हो रही है, वो वास्कुलर ओक्लूसिव पेरिफेरल वास्कुलर ओक्लूसिव पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज की वजह से नहीं हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है डायबिटिक गैंग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट। अब इसमें बायोप्सी पे एक स्टडी की गई जिसमें के कुछ टिश्यूज में सेल साइज इंक्रीज हो गया, इंडिविजुअल सेल साइज इंक्रीज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस साइज नॉर्मल ही रहा और यूनिफॉर्म और सेल्स के न्यूक्लियस सब यूनिफॉर्म इन साइज थे। तो ये किस कंडीशन में ये हुआ? यूट्राइन मायोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी, फीमेल ब्रेस्ट एट puberty। असल में ये जो इसमें सेल साइज इंक्रीज हुआ, सेल नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये कंडीशन वो देखनी है कि जिसमें सेल साइज इंक्रीज होने की वजह से ऑर्गन साइज इंक्रीज हो गया। तो यूट्राइन मायोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इसका करेक्ट आंसर है कि प्रेगनेंसी में यूट्राइन मसल्स, यूट्राइन मायोमेट्रियम में हाइपरट्रोफी होती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ साइज ऑफ द सेल्स इंक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है ए। फीमेल ब्रेस्ट में लोबुलर हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रोफी नहीं होती है। लिवर फॉलिंग पार्शियल रिसेक्शन, इसमें भी हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रोफी नहीं होती है। ओवरी फॉलिंग मेनोपॉज, इसमें वैसे एट्रोफी होती है, इररेलेवेंट है। सर्विक्स विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इसमें डिस्प्लेजिया वगैरह ये वो होता है, इस कंडीशन में ये इररेलेवेंट है। तो करेक्ट आंसर है ए, यूट्राइन मायोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी। And this hypertrophy with increase in cell size, not hyperplasia with increase in cell number, accounts for most of the marked increase in size of the uterus during pregnancy. तो प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल रिडक्शन इन हार्मोनल स्टिमुलेशन से ये नॉर्मल साइज पे वापस आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट। अब 12-year-old पेशेंट में होल बॉडी रेडिएशन दी गई बिफोर कीमोथेरेपी, बिफोर ट्रांसप्लांटेशन
फॉर ब्लड कैंसर। तो होल बॉडी रेडिएशन में ये रेडिएशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है उन टिश्यूज़ में जिनमें के टिश्यू जिनमें सेलुलर डिवीजन हो रही होती है, प्रोलिफरेशन हो रही होती है। उन टिश्यूज़ को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है और सबसे कम इफेक्ट करेगी या इफेक्ट नहीं करेगी रेडिएशन उन टिश्यूज़ में जिनमें के प्रोलिफरेशन नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं होती है। प्राइमरी फॉलिकल्स ऑफ ओवरी प्राइमरी फॉलिकल्स ऑफ ओवरी, अब ओवरी में तो सेल डिवीजन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इसमें भी एपिथेलियम की बेस पे बेसल लेयर में सेल डिवीजन होती है। एरिथ्रोपोएटिक सेल्स ऑफ द बोन मैरो में सेल डिवीजन होती है तो नए सेल बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया और टेस्टुलर ट्यूब स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं सेल डिवीजन होके। ई है न्यूरॉन्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स हैं ये इसका करेक्ट आंसर है। न्यूरॉन्स एक दफा बन गए तो इनमें प्रोलिफरेशन डिवीजन बिल्कुल नहीं होगी और ये अनअल्टर्ड रहेंगे बाय द रेडिएशन। तो करेक्ट आंसर इज ई। Neurons are terminally differentiated cells that do not divide or proliferate. So at the therapeutic doses of radiation, they are relatively radio resistant. Next question, please read the text. इसमें ये है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ और उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल का एक मेजर हिस्सा जो है ये डेड हो गया। जब मेजर हिस्सा डेड हो गया तो बाद में हार्ट की हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई जिससे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। अब 1 साल के बाद उसका हार्ट फेलियर जो है इट इज वर्सनिंग। इकोकार्डियोग्राफी की गई तो पता चला कि बल्जिंग एक एनेटिक एरिया है जो कि टिपिकल है फॉर ए लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में। अब which of the following laboratory tests on serum would best indicate poor peripheral tissue perfusion in this patient? जब हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई तो जाहिर है टिश्यू परफ्यूजन हो गई। तो टिश्यू परफ्यूजन इस कंडीशन में कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन में करेगा? एलिवेटेड ट्रोपोनिन आई, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के फौरन बाद ट्रोपोनिन आई इंक्रीज होता है। इस क्वेश्चन में ये रेलेवेंट है। इंक्रीज सोडियम, ये वैसे भी रिवर्सिबल, इसमें ये करेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें टिश्यू परफ्यूजन कम होने से लैक्टिक एसिड बनेगा, एसिडोसिस होगी, लैक्टिक एसिड बनेगा और एलिवेटेड लैक्टेट आएगा। एलिवेटेड लैक्टेट आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इंक्रीज्ड हेमेटोक्रिट ऐसा भी नहीं होता है और इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन रेट भी इरेलेवेंट है। तो इसमें टिपिकली जो टेस्ट है वो है एलिवेटेड लैक्टेट। Under conditions of poor tissue perfusion, there will be more anaerobic glycolysis and more acidosis in cells throughout the body. So the blood lactate rises in this condition. So the correct answer is C. Next question, please read the text.
तो इसमें 12-year-old मैन व्हीकल हुआ और एक्सटेंसिव ब्लड लॉस होता रहा। जब इमरजेंसी में पहुंचा तो उसका हेमाटोक्रिट सिर्फ 12% था। तो पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू है जो कि इस कंडीशन में सबसे कम हुआ। तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जरूर इफेक्ट होगी, रेटिना इफेक्ट होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स अर्ली इफेक्ट होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स अर्ली इफेक्ट होंगी। तो इसमें स्केलेटल मसल एक स्टेबल टिश्यू है जो कि सबसे कम इफेक्ट होगा इस कंडीशन में बाय टिश्यू परफ्यूजन। The skeletal muscle tissue is the least metabolically active of the ones listed and is also able to function with anaerobic glycolysis. So the skeletal muscle is the tissue which will be least affected. Next question, please read the text. अब इसमें ये बताया कि 40-year-old वुमन में severe abdominal पेन हुई और लेबोरेटरी टेस्ट किए गए जिससे पता चला कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास है। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास में ये होता है कि पैंक्रियाटिक इंजरी हो या एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास हो तो इसमें से द एंजाइम लाइपेज रिलीज होता है। लाइपेज एंजाइम जो कि डिग्रेडेशन करेगा फैट की। तो अब इसमें ऑप्शंस में कोagulative नेक्रोसिस नहीं होगी, ड्राई गैंग्रीन नहीं होगी, फैट नेक्रोसिस इसमें होगी। फैट नेक्रोसिस होगी क्योंकि लाइपेज एंजाइम फैट पे एक्ट करेगा और इसके लाइसिस करेगा। हिपोटोसिस इसमें ये कोई प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी इररेलेवेंट है इसमें। Practice C. The enzymes released from the pancreas with acute pancreatitis damage the surrounding fat and form soaps. Localized soap and yellow areas of fat necrosis. The damaged pancreatic exocrine cells release lipase as a marker for their injury. So the correct answer is C, the fat necrosis. Next question, please read the text. अब इसमें ये बताया गया है कि 10 ईयर ब्लैक मैन है जिसमें के सिकल सेल डिजीज है और सिकल सेल डिजीज का में स्प्लेनिक इन्फेक्शन होती है। स्प्लेनिक इन्फेक्शन डायग्नोज हुई और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे स्प्लेनिक इन्फेक्शन किस तरह की होगी। केजियस नेक्रोसिस ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में होती है, ट्यूबरकुलोसिस में होती है, ये इररेलेवेंट है। कोagulative नेक्रोसिस एक्चुअली जो सॉलिड ऑर्गन्स में जो नेक्रोसिस होती है वो कोagulative नेक्रोसिस होती है, तो स्प्लीन में कोagulative नेक्रोसिस होगी जो कि इसका आंसर है। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस नहीं होगी, गैंग्रीनस नेक्रोसिस डायबिटीज मेलाइटस में होती है, नेक्रोसिस ब्रेन में होती है और इन्फेक्शंस में होती है। सो इसका करेक्ट आंसर बी है कोagulative नेक्रोसिस।